हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो आज हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन या राजगुरु को फांसी। तो इन कूटों से नीचे दिए गए कूट से इन घटनाओं के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो दिए गए कूट के माध्यम से ये जो आपकी घटनाएं दे रखी है इन्हें आपके कालानुक्रम में लगाना है। तो पहले आपका क्या हुआ था वही लिखेंगे। पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, या राजगुरु को फांसी हुई थी, या इरविन समझौता हुआ था, या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर आपका सबसे पहले हुआ था 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था आपकी, गांधी इरविन समझौता हुआ था आपके 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कांग्रेस फिर आपके ये दूसरे नंबर पर आता है आपका। फिर तीसरे, फिर आपका जो इसके बाद 23 मार्च सॉरी आपके 29 मार्च 1931 को आपके कराची अधिवेशन हुआ था। 1931, 19 से और आपके 31 मार्च ये आपका हुआ था कराची अधिवेशन। राजगुरु को फांसी कब हुई थी, राजगुरु को फांसी हुई थी आपके 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी। 1931 का भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आपका 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके बाद आपका 5 मार्च 1931 में भारतीय इरविन समझौता, उसके बाद आपका 1931 आपके 29 से 31 मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। राजगुरु को फांसी कब हुई आपकी, 23 मार्च 1931 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो इनमें से आपको कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण में सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो आपका कथन सही नहीं है वो है आपका निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। आपके संविधान अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आपके अनुच्छेद 62 के अंदर क्या आता है, ये जो आपका पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, आपके अनुच्छेद 62(1) के तहत आता है। और इसके अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। 5 वर्ष तक ये पद पर बना रहेगा, ये आपके अनुच्छेद 56 के अंतर्गत है, 56 के अंतर्गत आता है। और पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक वह पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, तो करेक्ट आपका क्या नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी भी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, या आपका लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बाह्य हिमालय का शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर आपका नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपके हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका दूसरा कथन यानी कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और आपका तीसरा कथन आपका बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये दोनों कथन आपके सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, तो इसलिए आपका कथन जो पहला कथन है वो आपका गलत है। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में जब समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफर काल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी के ऊपर तैरता है। जो आपकी सुई होती है, एक सुई पानी में डूब जाती है, सुई तो पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज जो आपका लोहे से बना होता है वो आपका पानी पर तैरता है। ऐसा क्यों होता है? सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, या सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो इसलिए आपकी एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि जहाज लोहे से बना होता है वो पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं। जिन वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होता है वो जल में डूब जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होगा वो आपके जल में तैरेंगी, और जिनका घनत्व 1 से कम होगा, आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होगा, 1 से अधिक होगा, वो जल में आपके डूब जाएंगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इन्हें आपके कालानुक्रम में लगाना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, या आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो यहाँ पर आपको इन घटनाओं को कालानुक्रम में लगाना है। पहले आपके कौन सी घटना हुई थी? तो पहले आपका क्या हुआ था इनमें से? सबसे पहले हुआ था आपका भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। फिर उसके बाद आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। फिर उसके बाद आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। फिर उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1951 में संसद में प्रस्तुत की गई। ये आपके 1951 में संसद में प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ओके। और आपकी जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952।
6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? ये स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो हुआ था आपके, ये 1949 में हुआ। पहली बार 1949 में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य आपके 1945 में बना, दिसंबर 1945 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, पहले आपका भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, फिर उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई, और फिर उसके बाद आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में जो आपकी दास प्रथा थी, भारत में दास प्रथा का अंत किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलन ब्रो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड सर जॉन शोर ने? तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन ब्रो। 1843 के एक्ट 5, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। और एलन ब्रो का कार्यकाल क्या था? इसका कार्यकाल था आपका, लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यकाल आपके 1842 से 44 तक था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलन ब्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो आपका जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 79(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो आपका अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 79(1) के अनुसार आपका उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है इनके मध्य क्या स्थित है? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां, या अरावली पहाड़ियां? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के जो बीच में स्थित है वो आपकी सतपुड़ा श्रेणियां हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा है, नर्मदा आपके उत्तर भाग पर है, और ताप्ती नदी नर्मदा आपके उत्तर भाग पर है, और दक्षिणी भाग पर है ताप्ती नदी। दक्षिणी भाग पर है ताप्ती नदी, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है। तो आपके सतपुड़ा और अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सतपुड़ा श्रेणियां जो है ये नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। नर्मदा उत्तर भाग में है और ताप्ती आपके दक्षिण भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन सी आपके किसके अवशोषण में मदद करता है? लोह के, या आपके कैल्शियम के, आयोडीन के, या आपके सोडियम के? तो जो आपका लोह है वो किसके अवशोषण में सहायता करता है?
तो ये आपके लोहों के अवशोषण में सहायता करता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों का अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी ही लौह अवशोषण में सहायक करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी लोहों के अवशोषण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन मानव सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। इसके कारण है इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। कारण क्या है आपका? इसकी बेरोजगारी दर जो है वो देश में उच्चतम है। और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कथन है ये सही है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। कारण भी सही है। इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। बट जो कारण है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। देश में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। सन 2011 की जनगणना अनुसार केरल में बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो इसलिए आपके कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता कथन की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो महात्मा बुद्ध के संबंध में जो आपके कथन सही हैं, ये आपके चारों ही कथन सही हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया था। इनका जन्म आपके कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान इन्हें आपके बोध गया में प्राप्त हुआ। उन्होंने वैदिक धर्म, उनके द्वारा वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता, उन्होंने अस्वीकार किया वैदिक धर्म को, और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो चारों ही कथन सही है महात्मा बुद्ध के संबंध में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, या आपके 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को, या आपके 25 फरवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे आपके मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस आपके 25 जनवरी सन 2011 से शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपके 25 जनवरी सन 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। 25 जनवरी सन 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। और मनाया क्यों जाता है ये? इस दिन भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके परियोजनाएं दे रखी हैं। दूसरी सूची में उनकी अवस्थिति दे रखी है। मतलब आपको बताना है कि कौन सी परियोजना आपके कौन सी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर आपके कौन सी परियोजना स्थित है। भाखड़ा भाखड़ा जो परियोजना है आपकी वो कौन सी नदी पर स्थित है?
तो बाखड़ा जो स्थित है वो आपके सतलुज नदी पर स्थित है। बाखड़ा आपके सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड महान नदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, और नागार्जुन सागर ये आपके कृष्णा नदी पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाखड़ा सतलुज पर, और हीराकुंड आपके बाखड़ा आपके किस पर है? सतलुज नदी पर। हीराकुंड आपके महान नदी पर है, और इडुक्की आपके पेरियार नदी पर है, और नागार्जुन सागर ये आपके कृष्णा नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर आपकी किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर क्लोराइड की, या आपके सिल्वर आयोडाइड की। तो फोटोग्राफी की प्लेट पर जो परत चढ़ाई जाती है वो आपके सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर आपके सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, और सिल्वर ब्रोमाइड आपका फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला तत्व है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का जो सृजन है वो किसके अधीन किया गया है? तो किसके अधीन किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के, नाबार्ड के, कृषि मंत्रालय के, या ग्रामीण विकास मंत्रालय के? तो ये आपके नाबार्ड के अधीन किया गया है। वर्ष 1995 96 में भारत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ नाबार्ड के अधीन ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपके नाबार्ड के अधीन की गई थी। कब की गई थी? 1995 टू 96 में। ये आपके 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए से की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, या हुमायूं कबीर की? तो जो आपकी इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है ये आपकी आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इसकी आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वित्तीय आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 280 भाग 3 में वित्त आयोग के कार्य वर्णित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, या आपका तृतीय? तो कौन सा स्थान है भारत का दुग्ध उत्पादन में? भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में जो स्थान है वो है आपका प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर आपका भारत है, प्रथम स्थान पर भारत है, और द्वितीय स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका।
द्वितीय स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, प्रथम स्थान है भारत का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, जब आपके रक्त में ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाए, कमी हो जाती है, तो तब क्या होता है आपका, श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। जब ऑक्सीजन में सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की गति जो होती है वो आपके बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त में ऑक्सीजन यानी कि आपके O2, ऑक्सीजन यानी कि आपके O2 की सांद्रता कंसंट्रेशन में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से ज्यो ज्यो ऊपर चलते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व कम हो जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है, तो इसलिए आपकी श्वास दर बढ़ती जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो श्वास गति बढ़ जाएगी, हमारी सांस फूलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो कथन आपका जो सही नहीं है वो है आपका आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को आपके कोलकाता में हुई थी। कहां पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी 1 अप्रैल 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक तथा बैंकरों का बैंक है। यह व्यावसायिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले साख सृजन को नियंत्रित करता है। साथ ही इसके द्वारा भारत में विदेशी विनिमय निधि के अभिरक्षक का तथा उसके रख रखाव का कार्य भी किया जाता है। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में आरबीआई की स्थापना नहीं हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आपका कौन सा कथन सही नहीं है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार और वाणिज्य जो था उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो आपका कथन सही नहीं है वो है आपका लोग लोहे से परिचित थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। जो आपकी सिंधु सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता, ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों में मिलते हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यहाँ मात्र देवी की उपासना की जाती रही होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो आपके कैसे चुने जाते हैं, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, राज्य की विधान परिषदों द्वारा, राज्य की विधानसभा विधान परिषदों द्वारा, या आपके नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 80 भाग 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं।
राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और किस प्रकार चुने जाते हैं, ये आपके अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य की जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। और इसका जो इसके आपके किस में वर्णित है, ये अनुच्छेद 80 भाग 4 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 80 भाग 4 में क्या वर्णित है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। तो कौन सा राज्य है भारत का जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? वो है आपका गुजरात। भारतीय सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये है आपकी 11,098.81 किलोमीटर। ओके, भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। आपके भारतीय तट रेखा पर आपके 9 राज्य हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। और इन 9 राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात की सबसे लंबी है। कितनी है गुजरात की तट रेखा की लंबाई? 2340.62 किलोमीटर। ओके, और आपके महाराष्ट्र की कितनी है? महाराष्ट्र की तट रेखा लंबाई की बात करूं तो महाराष्ट्र की आपकी 877.97। ओके, और आंध्र प्रदेश की 1053.07 किलोमीटर। केरल की कितनी है आपकी? 600.15 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तट रेखा सबसे लंबी गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बॉक्साइट आयस्क है। बॉक्साइट किसका आयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या आपके सोने का? तो बॉक्साइट किसका आयस्क है? बॉक्साइट आयस्क है आपका, किसका आयस्क है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट जो है आपका Al2O3 2H2O एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क है जो एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। यह भारत सरकार के शाखा के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों का बैंक है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो कथन आपका सही नहीं है वो है आपका, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आपके 1 रुपए की करेंसी नोट को छोड़कर शेष सभी वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपए की करेंसी नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिस पर आपके वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो भारत सरकार द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट 1949 तक जारी किए गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, सभी प्रकार के करेंसी नोट आरबीआई जारी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके युद्ध दे रखे हैं, दूसरे तरफ उनकी सन दे रखे हैं, तो बताना है कि कौन सा युद्ध आपका कब हुआ था। तो पहला है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। बिल्कुल सही है, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध। खानवा का युद्ध आपके 1527 में हुआ था। बिल्कुल सही है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध आता है 1529 में। बिल्कुल सही है, 1529 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1530 में हुआ था। ये आपका गलत है, चंदेरी का युद्ध जो है वो आपके 1530 में नहीं हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये आपके 1528 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, हुआ था। और जो आपका पानीपत का युद्ध है, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानी तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध आपका 1530 में नहीं हुआ था, 1528 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अब बात कर लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर इसके बाद आता है आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपके किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच, राणा सांगा, राणा सांगा के बीच हुआ था। ओके, फिर आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था आपका? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। ये आपके बाबर और अफगान शासकों के बीच, अफगान शासकों के बीच, बाबर और अफगान शासकों के बीच। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चंदेरी का युद्ध आपका 1530 में नहीं हुआ था, 1528 में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ 1529। मतलब ये सारे युद्ध आपके बाबर द्वारा लड़े गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में आपके की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आपके बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो आपके किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22। तो ये आपके अनुच्छेद 22 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपके अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र है भारत का जिसमें आपके कहवा खेती का जो क्षेत्र है वो आपका सर्वाधिक पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या आपका तमिलनाडु? तो कहां पर पाया जाता है आपका? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कहवा यानी कॉफी का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? वो है आपका कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्नाटक में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर कौन है आपका इस संदर्भ में? केरल दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु आपके तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक आपके प्रथम स्थान पर है।
प्रथम यानी कि आपके पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है। और किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है? कहवे का उत्पादन कौन से राज्य में होता है सर्वाधिक? तो उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन भी आपके कर्नाटक में ही होता है। ठीक है। कॉफी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी यानी कहवा उत्पादन की जाती है? ये भी आपके कर्नाटक में ही की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती हैं। सीटी स्कैन जो होता है आपका, उसमें कौन सी किरणें हैं जो आपके प्रयोग में लाई जाती हैं? सीटी स्कैन के प्रयोग में कौन सी किरणें लाई जाती हैं? अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगे, दृश्य प्रकाश या आपकी एक्स किरणें। तो ये है आपकी एक्स किरणें। सीटी स्कैन या आपकी कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। और इसमें आपकी एक्सरेज जो होती हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। तो कौन करता है आपका मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था, लेकिन आपके सन 2016 से मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के तहत मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।